तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री है आपका इतिहास, तो उसके सैम्पल पेपर 2020-21 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सीबीएसई ने इस साल का सैम्पल पेपर जो है रिलीज़ कर दिया है। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि वो जो सैम्पल पेपर रिलीज़ होता है हर साल, और इस साल का भी जो रिलीज़ हुआ है वो हुआ है आपका इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो है ये, सिर्फ आपको जो है हमारे चैनल के द्वारा जो है, पिछले साल भी ये मुहिम चलाई गई थी कि सैम्पल पेपर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके देने का, और इस साल भी हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करा के दे रहे हैं, ठीक है, यानी ट्रांसलेट करके दे रहे हैं इसको। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको भी हमारे चैनल के द्वारा ये सैम्पल पेपर दिया जा रहा है, और ना कि केवल सैम्पल पेपर विथ इसके साथ अभी मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सैम्पल पेपर में आगे बढ़ने से पहले जो है सैम्पल पेपर के जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। इस बार जो है आपके पैटर्न में थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम तो वैसे जनरली 3 ही घंटे का निर्धारित किया जाता है, और जो 80 मार्क्स का आपका पेपर पिछले साल भी आया था बच्चों का, ठीक है। तो कुछ बात कर लेते हैं सामान्य निर्देश के बारे में, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके उसके बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सामान्य निर्देश। यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। मैं आपको क्लियरली जो है बता भी देता हूं कि जो आपके 1 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं, यानी कि उसमें जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, एक लाइन वाले क्वेश्चन, वो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो जो सेक्शन बी और सी होने वाला है आपका, धारा बी ये वाला जो देख रहे हैं आप, और धारा सी, ठीक है, तो ये होने वाला है आपका 3-3 नंबर का, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि धारा बी की बात करें यहाँ पर जो आपका है ये वाला, ठीक है, और धारा सी जो है ये वाला, इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे मैं बता दूं धारा डी। धारा डी का मतलब है सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में आपको जो है 24 से लेकर 26 तक जो आप सेक्शन डी देख पा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर आपको 8-8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो 8 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और आगे अगर हम बात कर ले धारा ई, यानी कि सेक्शन ई हो गया, ठीक है, और सेक्शन जो है आपका एफ हो गया। तो सेक्शन ई और एफ में जो है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और 3 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मानचित्र वाले होंगे और स्रोत आधारित होंगे। तो इस तरह से कुछ बदलाव हुआ है, यानी कि 3 नंबर के जो है नए आपके क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे। 1 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाया करते थे, ठीक है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन जनरली नहीं आता था, तो आप ये मान के चलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी अब इस बार से नया आने लग गया है, ठीक है। पिछले साल जो है आपका इस तरह से बदलाव आपको पिछले साल के मुकाबले ये जो नया साल में आप पेपर देने जा रहे हैं 2020-21 सेशन में, तो ये छोटे मोटे बदलाव जो है आपको देखने को मिले हैं। तो आई होप कि आपको जो है पैटर्न समझ में आ गया होगा हिस्ट्री के पेपर का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए को खंड 1 लिखा गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा सेक्शन ए है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है कि किसी भी 15 प्रश्नों का प्रयास करें, यानी कि जो है यहाँ पर केवल और केवल 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये पूछा गया है कि प्राचीन मेसोपोटामिया ग्रंथों में ताम्र नामक स्थान से आने वाले ताम्र का उल्लेख है। मगन, ठीक है, वे किस जगह का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो है आपके ओमान से जो है रिलेटेड है, यानी कि वो जो है ओमान नामक जो जगह है आपका उसका जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका ये होगा, ओमान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किया था। अशोक जो था उसने धम्म का जो आपका संदेश था उसको फैलाने के लिए नियुक्त किया था। आपको पता ही होगा अशोक ने अधिकारियों को नियुक्त किया था, ठीक है, और उन्हें महामत कहा जाता था, ठीक है। तो ये आप दूसरे का आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और उस संदर्भ का उल्लेख करें जिसमें कथन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र या
ईश्वर का पुत्र शीर्षक भी अपनाया था, यानी कि देवपुत्र समझ लीजिए या ईश्वर का पुत्र जो शीर्षक का मतलब इंग्लिश में आप ऐसे टाइटल सुने होंगे आपने, जैसे कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी एक टाइटल होगा, जैसे कि क्लास 12th हिस्ट्री सैम्पल पेपर 2020-21 विथ आंसर की CBSE बोर्ड, ये कुछ इस वीडियो का टाइटल होगा। तो यहाँ पर जो शीर्षक की बात कर रहा है, शीर्षक का मतलब टाइटल, तो यहाँ पर ये बोला गया है ना कि कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र यानी देवता का पुत्र या ईश्वर का पुत्र यानी कि ईश्वर का पुत्र, ठीक है, इस तरह से शीर्षक अपनाया था, टाइटल अपनाया था। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा उसका होगा आपका दिव्य राजा, ठीक है। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है दिव्य राजा। शॉर्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4th नंबर पे जो है आपका ये देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो बताया गया है इनमें से कौन सा रणनीति ब्राह्मणों द्वारा जो है लागू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है आपका सी, ठीक है। सी को जो है आप पढ़ लीजिए। मैं जूम आउट कर देता हूँ और सी को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे, ये आप देख सकते हैं 5th क्वेश्चन है कि दी गई छवि को देखें और बताइए कि स्तूप का प्रतीक क्या है। ये जो छवि है उसको देखना है और स्तूप का प्रतीक बताना है। तो देखिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही वाला है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th था कि स्तूप का प्रतीक क्या है वो बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा का पूरा जो आपका चित्र है ना, ड्राइंग पिक्चर जिसको आप कह लीजिए, वो ये है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए और इसका प्रतीक बताना है। एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको इसका उत्तर भी बता देता हूँ। इसका जो उत्तर होगा आपका 5th क्वेश्चन का कि स्तूप का प्रतीक जो है महानवमी डिब्बा के लिए खड़ा है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रतीक दिख रहा है आपको वो महानवमी डिब्बा के लिए खड़ा है। इस तरह से आपके जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर था और इसका आंसर की था उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो हो सकता है छोटी मोटी गलतियां कहीं पर हो जाए, ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा आपको, जितना मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं उतना देने का प्रयास करूंगा। और हर साल हमारा ये प्रयास रहता है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम प्रोवाइड करवा सके ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तभी आज के वक्त में आप देखेंगे तो हमसे इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके और इसे फिर से लिखिए, ठीक है। ये जो कथन है आपको इसे ठीक करके फिर से लिखना है। तो जैन धर्म के अनुसार स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और मध्य मार्ग की आवश्यकता होती है, ठीक है, कर्म के चक्र से। तो इसको जो है आपको ठीक करके लिखना है 6ठे को। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर देख लीजिए इसका, ये देखिए 6ठा है आपका। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे होगा कि जैन धर्म के अनुसार तपस्या और तपस्या से खुद को मुक्त करना आवश्यक है कर्म के चक्र से। कहने का मतलब ये है कि जो कर्म का चक्र है उससे मुक्त करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, तपस्या और कर्म के चक्र से, तपस्या से खुद को मुक्त करना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ जैन धर्म और ये जब तपस्या आ गया ना और के बाद ये वाला लाइन आएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप आंसर देख लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये जो है जैन धर्म के अनुसार तपस्या और के बाद जो है ये वाला लाइन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखना है तपस्या से खुद को मुक्त करना आवश्यक है। इस तरह से जो है आप 6ठे का आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन है आपका कि भक्ति परंपरा की पहचान करें जिसने विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लिया था, ठीक है। तो जिसने विधवा जो होती थी महिलाएं उनका दोबारा से विवाह हो जाए तो ऐसे समुदाय का नाम बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 7th क्वेश्चन है आपका, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ग, लिंगायत वाला होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका ग, लिंगायत समुदाय ने। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है आपका, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में जानने का स्रोत क्या है।
कर्नाटक जो है उसमें वीरशैव जो परंपरा है उसके बारे में जानने का जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। वीरशैव परंपरा की हमारी समझ वचनों से ली गई है, शाब्दिक रूप से कन्नड़ भाषा में है ये। ठीक है, वीरशैव परंपरा की बात करें तो शाब्दिक रूप से कन्नड़ भाषा में है। जो आंदोलन हुए थे उस टाइम पे, उसमें शामिल होने वाली महिलाओं और पुरुषों के द्वारा कन्नड़ में रचित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें वीरशैव परंपरा के बारे में जानने का स्रोत जो है ये तो आपका कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। उस टाइम के जो ग्रंथ वगैरह मिले हैं हमें, ठीक है, और आंदोलन जो होते थे उसमें शामिल महिला और पुरुष जो है कन्नड़ भाषा में रचित जो चीज़ें होती थी वो सब देखते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वीरशैव परंपरा जो है हमारी समझ जो है इस तरह से देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नायक और अमर नायक के बीच में अंतर करना है आपको। ठीक है, नायक और अमर नायक के बीच में मैंने कई बार बोला है बच्चों को कि ये वाला क्वेश्चन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला जो चैप्टर है आपका उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 9वें का आंसर, नायक जो होता था सैन्य प्रमुख यानी सेना का प्रमुख होते थे, जो आमतौर पर किलों को नियंत्रित करते थे और उनके सशस्त्र समर्थन थे, यानी सशस्त्र यानी कि शस्त्र वगैरह जो हथियार वगैरह से होते हैं ना उसके समर्थक थे, हमेशा उसके समर्थन में रहे हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। ये प्रमुख अवसर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी कहने का मतलब देखा गया है कि प्रमुख रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाया करते थे। ठीक है, वहाँ पर किसान वगैरह भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। अमर नायक की अगर हम बात करें तो ये सैन्य कमांडर हुआ करते थे जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। ठीक है, तो ये 1 नंबर का है, तो आप इतना लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीचे दिए गए 2 कथन है, एक को अभिकथन जो है आपका ये और इसके रूप में दर्शाना है। ठीक है, और लेबल किया गया है के कारण में आर। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे आपको कुछ बताए गए हैं, कुछ लाइनें दी गई है कि कथन उसी को कह लीजिए, और उनको आपको बताना है ए के रूप में या फिर आर के रूप में। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो पहला कथन है कि पुरातत्वविदों का सुझाव है कि शहरी के उत्तर पूर्व कोने में कोर अमीर व्यापारी रहते थे, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ शहर जो होता था उनमें अमीर व्यापारी रहा करते थे, उत्तर पूर्वी कोने की जो दिशा की बात करें वहाँ पर, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। पहला ये हो गया आपका। और जो आपके कारण आर है उसमें लिखा गया है कि जो कई कब्रें, मस्जिद और बढ़िया चीनी की मिट्टी के बर्तन यहाँ पाया गया है। ठीक है, तो ये आर स्टेटमेंट कह रहा है, यानी कि 2 स्टेटमेंट हो गई आपकी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो इन दोनों में से सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो जो इसका 10वें का सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। ये जो है ना आपका ये बी जो है वो सही उत्तर होगा। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर सही नहीं है, स्पष्टीकरण जो है उसका ए है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपका बी जो है आपका ये वाला लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये 10। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन जो है आपका क्या पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट को हम आलमगीर नाम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किस मुगल सम्राट को हम आलमगीर नाम से जोड़ सकते हैं, तो वो है आपका क, औरंगजेब। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा औरंगजेब। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न देखिए पूछ रहा है हमसे कि 2 कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद को, ठीक है, ईरान से लाया गया था मुगल दरबार में, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि किसके मुगल दरबार में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ हुमायूं आप लिख देंगे, तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए हिंदी में जो मैंने ट्रांसलेट किया है वो क्वेश्चन जो है गलत ट्रांसलेट हो गया आपका। पूछ रहा है हमसे कि दिखाए कि जमींदारों की शक्तियाँ जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ उतना मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन चलिए इसका एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो इसका इंग्लिश वर्जन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं।
शो हाउ द पावर्स ऑफ जोतदार वेयर मोर इफेक्टिव दैन द जमींदार्स दैन दैट ऑफ जमींदार्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो है मेरे को जहाँ तक समझ में आया है वो जोतदारों और ज़मींदारों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप उत्तर साफ साफ देख पा रहे होंगे 13वें का। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। देखिए, ज़मींदारों की शक्ति जो है जोतदारों की तुलना में, यहाँ पर आप जो है ज़मींदार ही लिखा है, इसको आप जोतदार, ठीक है, जोतदार कर लीजिएगा, जोतदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। जमींदारों के विपरीत जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में रहते थे, जोतदार गांव में स्थित थे। यानी कि जोतदार जो हुआ करते थे वो गांव में रहते थे और व्यायाम किया करते थे। व्यायाम यानी कि यहाँ पर ये गलत हो गया है ट्रांसलेट, तो इसको जो है आप इस तरह से कह लीजिएगा कि वहाँ पर शासन किया करते थे, आप रूल बनाया करते थे, नियम वगैरह बनाया करते थे। और गरीब ग्रामीणों के काफ़ी हिस्से पर सीधा नियंत्रण था। यानी कि गरीब ग्रामीण लोग, गांव के लोग जो हुआ करते थे, उन पर जोतदारों का साफ साफ नियंत्रण देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा आपका। अब बात करते हैं हमारा, यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में जो है आपका मिलान करने को दे रखा है। तो मिलान में आप देख सकते हैं, मैं आपको साफ साफ यहाँ पर बता देता हूँ 14वें प्रश्न का जो मिलान है उसमें क्या क्या है कि दिल्ली, कानपुर, अराह, लखनऊ, ठीक है, इस तरह से इनको मिलान करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। 14वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। ये जो आप देख पा रहे हैं बी, ये जो है सही उत्तर है। यानी इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बारी जो है इसको मिलान करके भी दिखा देता हूँ, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ताकि आपको जो है और क्लियरली ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको मिलान करके भी देख लेते हैं। तो इसका जो पहले का होगा यानी फर्स्ट है, उसको हम सी पे लगाएंगे, यानी कि पहले का सी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो होगा आपका डी। ठीक है, ये तीसरा जो है आपका थर्ड वो होगा आपका बी, और चौथा जो लखनऊ है वो होगा आपका ए। तो इस तरह से आपका ये जो है मिलान होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक के एकाधिकार को चुनकर अपने सामरिक ज्ञान का वर्णन किया। निम्नलिखित कथन ओ को यह साबित करने के लिए सही है। यानी कि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें आपको सही बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ये नमक वाला पहला। ठीक है, तो जो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका ए। इसको पढ़ लीजिए। नमक पर अधिकार एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय था। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा जो लाइनें इधर उधर है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए सही विकल्प चुने, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है इस तरह से, तो उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16वें प्रश्न के अंदर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित घोषित में से कौन सा अलग मतदाता एक जहर है। हमारे देश की राजनीति जो है राजनीति में प्रवेश किया है उसने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये जो जीबी पंत है ये आपको पता होगा जीबी पंत के बारे में। तो जो 16वें का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, सरदार पटेल। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आंसर की बताया हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, आंसर की में इसी प्रकार से दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे अब हम चलते हैं खंड बी, यानी कि सेक्शन जो है अब आपका बी शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे दिए गए चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और 3 का उत्तर दें, इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है। तो ये मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं 1 सेकंड का आपको रोक देता हूँ, आप पढ़ लीजिए आराम से इसको। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है क लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। इस शिलालेख को प्रशिस्त के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका देख ही सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है पहला, इसकी रचना इसके संरक्षण की प्रशंसा में की गई है। ठीक है, तो पहले का पहला होगा। जो दूसरा आप अपना देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन, इस अंश का उल्लेख है वह देवताओं के बराबर है, यह परियोजना किस तत्व की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पहला। ठीक है, तो इसका भी जो सही उत्तर है ये पहला होगा आपका। तो जो सही उत्तर है आपका वो है पहला। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला जो है ना ये सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग में। ठीक है, तो ग जो है आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। स्टेटमेंट आर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पहला। ठीक है, ये जो पहला है आपका वो सही उत्तर है इसका। स्टेटमेंट पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारा है डी। तो डी में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें भी जो पहला जो है ये वाला जो है पहला ए, वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मुगल पेंटिंग का अध्ययन करें, जहांगीर के सपने को ध्यान से देखे और किसी 3 जो बातें उनका जवाब दे और सही विकल्प जो है चुनकर प्रश्नों के अनुसरण करना, यानी कि प्रश्नों का उत्तर देना है इस पेंटिंग का अध्ययन करके आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मुगल वाला जो पेंटिंग है वो देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मुगल की पेंटिंग है, आप पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताऊंगा। ध्यान से देखिए मुगल का पेंटिंग, क्या समझ में आ रहा है आपको, पेंटिंग देख लीजिए। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसे हिंदी ट्रांसलेट करके आपको समझाने में। जो आपको मैं मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो जो देता हूँ ना, 1 घंटे से कम का ही होता है वैसे तो, कभी कभी हो जाता है 1 घंटे से ऊपर का, तो उस 1 घंटे के वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और ये देख लीजिए मुगल की पेंटिंग है, आई होप आपने देख लिया होगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए उस पेंटिंग से संबंधित जो है कई बातें दी हुई है और उन बातों का आंसर देने के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है, तो सही आपको बताना है, सही प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस मुगल पेंटिंग को जहांगीर के सपने के नाम दिया गया है क्योंकि 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ये उपरोक्त सभी यानी कि ये सारी बातें जुड़ती हैं, इसीलिए इसको जो है इसके सपने का नाम दिया गया है। ठीक है, जहांगीर का। तो ये चारों ऑप्शन को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा ख। पेंटिंग में देखे गए जानवर जो है निम्नलिखित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर फिर से देख सकते हैं और आपको बताना है कि पेंटिंग में देखा गया जानवर कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, ये वाला जो है इसका सही उत्तर है। बी का जो है आपको पहला है, तो ये ध्यान रखिएगा। ग में देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों सम्राटों के पैरों के नीचे की दुनिया बताती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर होगा, आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो, और चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही उत्तर है आपका वो है पहला। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। आगे चलते हैं, आखिरी जो इसी से क्वेश्चन पूछा गया इस पेंटिंग से संबंधित, तो वो है घ आपका कि चित्रांकन में यानी चित्र बनाने में दोनों सम्राटों का काया और मुद्रा की तुलना कीजिए, यानी कि दोनों सम्राटों के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डी का जो सही उत्तर है वो देख सकते हैं आप, ये वाला है तीसरा। ठीक है, तो ये जो है इनके उत्तर थे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझना है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा उसका। चलते हैं हम 19वें प्रश्न की ओर। तो 19वां जो प्रश्न है आपका वो 5वीं रिपोर्ट से पूछा गया है।
ठीक है, और इनमें से किसी 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है इसको रीड करने के बाद जो है आपको आंसर देना है। तो पूरा पैराग्राफ तो मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है पूरा पैराग्राफ जो है रीड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं वीडियो को पॉज मतलब आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा पैराग्राफ रीड कर लीजिए, और या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पहला, ठीक है, ये जो पहला यहाँ पर पूछा गया है कि सही विकल्प चुनिए। ए है आपका बकायेदारों में देश के सबसे पुराने परिवारों में से कुछ थे, या आर है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, ये आर है आपका राजस्व, समय की पाबंदी और भूमि के साथ काफ़ी होने का एहसास नहीं था, समय समय नीलामी द्वारा बिक्री के लिए अवगत कराया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका दूसरा, ये जो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दूसरा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है इन आंकड़ों में, ये जो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है ख, ये देख सकते हैं, इन आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों ने 5वीं रिपोर्ट में क्या लिखा, ठीक है। तो ये जो है आपका बी जो है उसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा पहला, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर जो है पहला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुर्भाग्य, भ्रष्टाचार और कुशासन दिखाया गया था, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ग की ओर चलते हैं। ग में देखिए क्या पूछ रखा है हमसे कि 2 वर्षों के इन आंकड़ों ने से दीर्घकालिक सामान्यीकरण के कारण गलत व्याख्या हो सकती है, वास्तविक स्थिति का वर्णन करना आपको बताना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तीसरा। आगे चलते हैं हम। डी जो है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। आपको क्या लगता है इस अंक के अनुसार जुम्मा का मतलब क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तीसरा, थर्ड वाला, ठीक है, ये वाला। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा खंड सी। खंड सी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खंड सी का मतलब है सेक्शन सी वाला हिस्सा आ गया है अब आपका, और ये जो सेक्शन सी वाला हिस्सा है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चनों वाला है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 20वां आपसे कि इतिहासकारों द्वारा मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर जो है पुनर्निर्माण यानी मौर्यकालीन इतिहास का अगर हम पुनर्निर्माण करते हैं तो किन किन स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको आंसर सीधा दिखा देता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है, जैसे कि पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया जो सिक्के वगैरह हो गए आपके, ये सब हो सकता है। मेगास्थनीज के खाते यानी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ठीक है, और इसी तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इनकी पुरानी साहित्य, सांस्कृतिक रचनाएं वगैरह हो गया, ठीक है। चीनी यात्रियों के खाते यानी कि चीनी यात्री जो होते थे उनके जो आप कह लीजिए जो उनके द्वारा लिखा जाता था ना बुक अपना, वो समझ लीजिए। अशोक के शिलालेख हो गया। तो कई ऐसे रास्ते हैं जिससे कि हम मौर्यकालीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई इंडिका भी उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप अपना अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कुलीन वर्गों को मुगल शासकों द्वारा विभिन्न जातीय रूपों से सचेत रूप से भर्ती किया जाता था, यानी अलग रूप से भर्ती किया जाता था धार्मिक समूह के रूप में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के है। तो इसका आंसर आप अब देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुगल शासकों द्वारा कुलीन वर्ग को सचेत रूप से भर्ती किया गया था। क्यों? क्योंकि मुगल जो होते थे, कुलीनता मुगल राज्य के मुख्य स्तंभ होते थे, यानी एक अहम भूमिका निभाते थे ये, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, लगभग 6 से 7 पॉइंट लिखे गए हैं। आप रीड कर सकते हैं इनको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मुगल जो होते थे, कुलीन आपके धार्मिक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं कितना बताऊँ आपको, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी रसोइयों को स्थान दिया गया था, उन्हें जट और सैयार से युक्त मनसब आवंटित किए गए थे। इस तरह से यहाँ पर जो है कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं। कुछ हो सकता है गलत भी हो, तो उनको आप देख लीजिएगा, अपने अनुसार सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम।
आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कुदाल और हल के बीच की लड़ाई जो है एक लंबी थी, यानी लंबी लड़ाई थी। कथन का सार 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल पहाड़ियों के संथालों और पहाड़ियों के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी और संथाल वगैरह जो थे ना, उनके संदर्भ में यहाँ पर उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर जो है इसका आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जैसे कि आप 22वां है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुदाल और हल के बीच लड़ाई लंबी थी। ठीक है, क्योंकि पहाड़ियों को मैदान में रहने वाले लोगों के साथ समस्या थी। उन्होंने टैक्स वसूलने और उनसे जो है आप कह सकते हैं उनके क्षेत्रों में छापा मारा गया, यानी कहने का मतलब उनके क्षेत्रों में दबाव बढ़ाया गया, इसीलिए पहाड़ियों को वापस धकेल दिया गया था। और संथालों को ब्रिटिश और राजमहल पहाड़ियों की परिधि पर बसाया गया था, वहाँ पर उन्हीं के आधार पर बसाया गया था। इस तरह से है, पहाड़ियों ने इसका विरोध किया, उन्हें पहाड़ियों में गहरी वापसी के लिए मजबूर किया गया कि पहाड़ी में जाइए, इस तरह से मजबूर किया गया। ठीक है, काफ़ी कुछ लिखा गया, लगभग 9 पॉइंट लिखे गए हैं, तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो है आपका 1857 विद्रोही और राज वाले चैप्टर से कि अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे गूंजते हैं। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे गूंजते हैं। गहरे भय और संदेह के साथ लोगों को 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन कैसे सही था, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं अब इसको आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा 23वां। अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे गहरे भय और संदेह के साथ गूंजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले खुद से बढ़ते हुए कारतूसों की अफवाह थी, यानी कारतूस वाली अफवाह जो फैली थी ना, जो सिपाहियों को प्रभावित करते थे और असंतोष का अंतिम ट्रिगर बन गया। कहने का मतलब एक टाइम पे एक अफवाह फैली थी कि जो आपको कारतूस दिए जा रहे हैं, ठीक है, मुसलमान लोगों को, उसमें सूअर की चर्बी से इसको बनाया गया है, और जो हिंदू लोगों को दिया गया था उसमें बोला गया था कि गाय की चर्बी से बनाया गया था। आप कारतूस अगर देखेंगे तो उसको मुँह से खींच करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है मुसलमानों में सूअर हराम है और हिंदुओं में गाय को खाना जो है अलाउड नहीं है। तो ये उस टाइम पे अफवाह का एक कारण बना था। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म को मिलाने की कोशिश की गई। ठीक है, भारत के जो धर्म थे उनको मिलाने की कोशिश की गई। अफवाहों को मिलाकर आटे में गाय और सूअर की हड्डियों की धूल को आटे में छूने से बचती और अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावना पैदा करती। कहने का मतलब है कि एक अफवाह ये भी फैली थी कि आटे में जो है सूअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये अफवाहें उस टाइम पे फैली थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि अफवाहें क्यों फैलती हैं, अफवाहों के बारे में बताना है। उस टाइम पे जो अफवाहें फैली थी 1857 की क्रांति के समय, तो उसके बारे में बताना है। और ये कुछ पॉइंट और हैं यहाँ पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार और भारतीय सोच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी व्याख्या करनी है। यानी कि 24वें क्वेश्चन में जो है जैन धर्म के बारे में बता देना है आपको। इसी के अथवा में जो है आप सभी के लिए दीपक बनो क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति चाहिए कि रोशनी को में यह कथन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या करता है। यानी बहुत सिंपल है। ये जो है 24वां, यहाँ पर जो है आपको जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बता देना है। यहाँ पर जो है आपको बात करना है बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोनों का आंसर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के 24 सबसे महत्वपूर्ण विचार आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एनिमेटेड है और इसलिए अहिंसा पर जोर दिया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया, पूरा विश्व प्राणवान है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जीवित प्राणियों के लिए चोट नहीं पहुंचाना चाहिए उनको। भारतीय सोच पर प्रभाव जो है इस तरह से पड़ा कि अहिंसा की विचारधारा ने भारतीय सोच पर अपनी छाप छोड़ी। पूरी तरह से प्रभावित थे गांधी जी, यानी गांधी से पूरी तरह से प्रभावित थे ये। कर्म के माध्यम से जो है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र से इससे मुक्ति पाया जा सकता है। कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए संसार का त्याग करना जरूरी है।
ठीक है, कर्म ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने थोड़ा सा वो बोल दिया, इसको आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। और अगला इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो है दिए हुए, मैं इसको जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आप और अच्छी तरीके से रीड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर शाकाहारी बनो, जीवन सरल होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अथवा में जो देख सकते हैं बुद्ध की जो है शिक्षाओं के बारे में हमें बात करना है। तो बुद्ध की शिक्षाएं काफ़ी आसान है, आप सभी को पता ही होगा। बुद्ध की शिक्षा कुछ बता देता हूँ। बुद्ध की शिक्षाएं जो है, कहानियाँ जो है पुनर्निर्मित की जाती है। ये कहानियाँ सुत्त पिटक में मिली है। ठीक है, बुद्ध की जो है, और वे उसकी चमत्कारी शक्तियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि कैसे बुद्ध ने लोगों को तर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश की और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से अनुयायी बनाया। ठीक है, इस तरह से जो है काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो है आपका क्वेश्चन, इसके अंदर काफ़ी 10 से 12 पॉइंट, 12 भी, हाँ 13 पॉइंट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा एक एक करके रीड कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है और हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। जो है इसको रीड कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले हम, अगर 25वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में मिक्स होकर ट्रांसलेट हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक संरचना महानवी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं को पहचाने विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र के रूप में। ठीक है, तो यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र के रूप में अगर हम महानवी डिब्बा की बात करें, तो उसके बारे में जो है महानवी डिब्बा के बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे देना है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित करें और विजयनगर साम्राज्य का शाही केंद्र के रूप में। यानी कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर एक चॉइस अथवा करके आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों जो है आपके विजयनगर जो है उससे संबंधित है, तो उस चैप्टर से संबंधित दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले महानवी डिब्बा के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है वो एक मंचनुमा मतलब आकृति था। ठीक है, जगह था जहाँ पर वहाँ पर आकर के लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, त्योहारों में उसका इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि में महानवी डिब्बा पर जो है अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, कई सारे पॉइंट। वीडियो को मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, मतलब PDF को, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। महानवी डिब्बा जो था एक बड़ा मंच था, ये जो है 11,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था और 40 फीट इसकी ऊंचाई थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था विजयनगर का महानवी डिब्बा से संबंधित। आगे चलते हैं, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, जो अथवा में था। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। तो विरूपाक्ष मंदिर एक पुराना मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ बढ़ गया था, यानी आगे हो गया था। इस तरह से कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। लगभग 12 13 पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। 8 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 8 से 10 पॉइंट भी लिखते हैं तो इजीली आपको जो है पूरे नंबर मिलेगा, भूमिका और निष्कर्ष के साथ अगर आप लिखेंगे तो। विट्ठल मंदिर की अगर हम बात करें, तो विट्ठल मंदिर जो था विष्णु के ऊपर आधारित था, जैसे कि वो शिव के ऊपर आधारित था विरूपाक्ष मंदिर, तो ये जो है विट्ठल मंदिर इसके ऊपर आधारित था, यानी कि आपके भगवान विष्णु के ऊपर आधारित। इस मंदिर से जुड़े जो है रथ वगैरह सड़कों में मंदिर परिसर की एक विशेषता है। ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है बताया गया है। गोपुरंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं विरूपाक्ष जो है उससे कोई 5 और विट्ठल मंदिर कोई 3। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि विरूपाक्ष से कोई 5 पॉइंट आपको बताने हैं। ठीक है, 5 आपको बातें बता देनी है उसमें, विरूपाक्ष से और विट्ठल से कोई 3 बातें, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी 5 और 3 को मिला के 8 होता है। अगर आप 10 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकायदा वो 10 पॉइंट थोड़ा सही लिखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका विट्ठल मंदिर से संबंधित। अब आगे चलते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इसमें पहले में पूछ रहा है कि विभिन्न स्रोतों की जांच करें जिनसे गांधी जी का राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को खंगाला जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले साल के वीडियो जो एक बनाया था उसमें भी बताया है मैंने आपको। और दूसरा इसी में 26वें में आपको एक अथवा देखने को मिल रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन, कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है
यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तव में एक जन आंदोलन था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आपको 2 में से कोई एक का आपको आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इनका आंसर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न स्रोत हैं जिनसे कि हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं, जैसे भाषण हो गया, व्यक्तिगत पत्र हो गया, हरिजन जो उनकी खुद की पत्रिका थी, जो वो हो गया आपका, गांधी जी के लिखे गए पत्र वगैरह हो गए पुराने टाइम के। ठीक है, नेहरू से बातचीत हो गया, सरकारी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मौखिक स्रोत भी है, अफवाहों को अगर हटा दे तो। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वास्तव में एक जन आंदोलन था। कुछ बातें यहाँ पर देख सकते हैं क्रिप्स मिशन के बारे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरा रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो है इसका आप पूरा आंसर दे पाएंगे। आप वैसे यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, रीड कर लीजिए, जैसे कि क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है ये एक जन आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो इनको भी रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप 27वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्रोतों को पढ़िए और नीचे दिए गए आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है पैराग्राफ है, इसको आप रीड कर लीजिए। मैं रीड करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, बार बार ही बोल रहा हूँ मैं आपको। रीड कर लीजिए आप जो है वीडियो को पॉज करके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सीधा जो है तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। जैसा कि एक कारण बताइए कि क्यों मैके का कहना है कि निश्चित रूप से सबसे अधिक अभी तक के खोजे गए प्राचीन सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से निचले शहर के बारे में ग्रिड पद्धति शब्द को परिभाषित करें और इसकी एक विशेषता बताएं। घरेलू जल निकासी प्रणाली की विशेषता का वर्णन करें। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और रीड कर लीजिए। मैं इसको जूम कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसका आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा 27वें का आंसर 27.1 हो गया, 27.2 हो गया और 27.3 हो गया। तो तीनों में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह सबसे पुरानी और प्राचीन प्रणाली थी क्योंकि यह सावधानीपूर्ण नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। इस तरह से बताया गया है। ग्रिड पद्धति जो होता है, ग्रिड पैटर्न का अर्थ है सड़कें और नालियाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती है और इस तरह से बनाया जाता है। घरेलू जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं जो है, हर घर का अपना बाथरूम हुआ करता था, दीवारों से सड़क की नालियाँ से जुड़ी हुई होती थी दीवारों के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है 27वें का तीनों का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 28वें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 28वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ये भी एक पैराग्राफ है, इसको रीड करके आपको जो है इसका सही उत्तर देना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पैराग्राफ को। अगर आप वैसे ही मैं बोलूँगा रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 28.1 में कि क्या आप एक उदाहरण के बारे में बता सकते हैं जब दरगाह और शाही द्वार संरक्षण दिया गया था, इनको संरक्षण दिया गया था आगंतुकों से। ठीक है, इस तरह से होगा क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से। दूसरा है स्रोतों के संदर्भ में जियारत की अवधारणा का मूल्यांकन करना। और तीसरा है आपका उन तरीकों को वर्गीकृत करें जिनके द्वारा भक्तों को अपना श्रद्धा दिखाया गया था दरगाह में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आंसर देख सकते हैं 28वें का, ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। ये आपका जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ है आपका। ठीक है, और इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन से कुछ आपके, इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके आंसर जो है ये है आपका। मैं इसको जूम कर देता हूँ। बहुसांस्कृतिक भाषा का अर्थ जो इस तरह से बताया गया है। ठीक है, और बाकी सारा का सारा आप पॉज करके रीड कर लीजिए। नीचे चलते हैं।
यहाँ पर कुछ और बताया गया है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है आपका 29वां। इसको जो है वीडियो को पॉज करके रीड पूरा का पूरा कर लीजिए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं खंड F है आपका, यानी सेक्शन F। इसमें जो है मानचित्र दिया गया है, इसमें से हमको ये सारी चीज़ें जो है बतानी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लोथल एक परित्यक्त हड़प्पा स्थल, या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं पता तो आप ये बता दीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है सॉरी, ये नहीं पता तो आप ये बता दीजिए। फिर डांडी पूछा गया है। ठीक है, डांडी में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चंस है, और यहाँ नीचे यही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके उत्तर देने हैं आपको। तो यानी कि ये जो है आपका ना, ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा का पूरा मैप वाला, इसका आंसर थोड़ा इंग्लिश में होगा, तो ध्यान से देखिए। ये रहा आपका मैप। ठीक है, सॉल्व मैप जो है अटैच किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वाला मैप है पूरा का पूरा, और इतना तो इंग्लिश में आप पढ़ ही सकते हैं मैप के बारे में। तो ये है आपका 30.1 और 30.2 का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न केवल झूठ बोलने वाले उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये प्रश्न जो है केवल जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए। क्या ट्रांसलेट हुआ है आपका तो ये था आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो मतलब सैम्पल पेपर आया है 2020-21 सेशन के लिए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।